देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, लगातार 10वें दिन नए मामलों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में आए 67,208 नए मामले। 24 घंटे में 2,330 की मौत अभी भी हुई। बीते दिन 1,03,570 लोग ठीक हुए। बता दें कि देश में कोरोना के कुल केस 2,97,313 हैं। कुल डिस्चार्ज 2,84,91,670 है। कुल एक्टिव केस 8,26,740 है। कुल मौतें 3,81,903 है। और देश में बुधवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना के मामलों में मामूली बढ़त दिखी। 67,208 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। 1,03,570 लोग ठीक भी हुए। और इसी खबर पर हमारे साथ ललित जोधपुर से और सौरभ जयपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जोधपुर की तरफ रुख करते हैं। ललित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन अगर पूरे देश के तौर पर अगर इन मामलों को देखा जाए तो बहुत ज्यादा संतुष्ट होने की जरूरत इसलिए नहीं कही जा सकती कि मामले अभी भी जो है वो सामने आ रहे हैं। 67,000 के करीब जो है वो नए मामले सामने आए। और मौतों का संख्या भी जो है वो अभी हजारों के अंदर है, यानी कि चेन को पूरी तरीके से तोड़ना बेहद जरूरी है। हालांकि प्रदेश के मामले जो हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। चूंकि प्रदेश के मामले कम हो रहे हैं और देश से लोगों का प्रदेश में अब आना जाना बढ़ेगा, तो इस लिहाज से पूरी तरीके से निश्चित नहीं हुआ जा सकता और प्रिकॉशन उसी तादाद में लेने जरूरी है। वैक्सीनेशन भी अब बहुत जरूरी हो गई है। ललित, बिल्कुल आसिफ, सही कहा आपने। सरकार ने अपना काम कर लिया है, अब बारी जनता की है, हमारी है कि आखिर हम किस तरह गाइडलाइन की पालना करें। बहरहाल मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि बाजार खुल चुके हैं, पर्यटन स्थल खुल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार लोग लापरवाही करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसी दौर का सामना करना पड़ेगा जो हम भुगत चुके हैं। जोधपुर की बात करूं, 15 मामले साफ तौर पर सामने आए थे, 1 मौत दर्ज की गई है। यानी लगातार आंकड़े तो कम हो रहे हैं, लेकिन मौतें अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। मौतें कम नहीं हो रही है, तो ये सिलसिला तोड़ना होगा। चेन पूरी तरह टूटी नहीं है। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि कोरोना अब चला गया है, निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन जरूरी है। जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होगा, तभी तीसरी लहर से बचा जा सकेगा। ये एक्सपर्ट साफ तौर पर बता चुके हैं। लेकिन जहां तक बात करें, अस्पतालों में संसाधन नहीं है। अगर तीसरी लहर में खासतौर पर बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे, लेकिन बच्चों के लिए अस्पतालों में वैसे संसाधन नहीं है, तो वो बड़ी चुनौती है। तो निश्चित तौर पर साफ तौर पर गाइडलाइन की पालना करनी होगी। बाजार खुल चुके हैं, खुद को समझना होगा, तभी तीसरी लहर से बच सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ललित, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सौरभ भी हमारे साथ जयपुर से बने हुए हैं। सौरभ, प्रदेश में भले ही मामले कम हो रहे हों, लेकिन अगर पूरे देश की बात की जाए तो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक सुधार नहीं कहा जा सकता। जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना तो बेहद जरूरी है ही, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का दायरा भी बढ़ाना होगा। जो लोग वैक्सीनेशन की महत्ता को नहीं समझ रहे, उन्हें आगे आना होगा, वैक्सीन लगवानी होगी, तभी जाकर इस संक्रमण से पूरी तरीके से मुक्त हुआ जा सकता है। क्योंकि आंकड़े जो अभी सामने आ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि चैन से सोना है तो जाग जाइए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल देखिए, राजस्थान में करीब 2 करोड़ डोज जो हैं वो लोगों को लग चुके हैं। तो राजस्थान में लगातार जो है वो वैक्सीनेशन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है दूसरे राज्यों की तुलना में, लेकिन बावजूद इसके अभी भी हमें बहुत आगे जो है वो जाना है। अभी बहुत कम प्रतिशत जो है वो वैक्सीनेशन हुआ है। 7 करोड़ जनता के इस प्रदेश में काफ़ी लोगों को वैक्सीनेशन अभी बाकी है। लेकिन अब चूंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले जब केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन का जो दौर है वो शुरू होगा, तो जो देरी हो रही वो कम से कम उसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से रोजाना आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े लगातार कम ज़्यादा हो रहे हैं। ये बताता है कि अभी तक कोरोना पूरी तरह से राजस्थान से दूर नहीं गया है। इस लिहाज से जब अनलॉक की स्थिति शुरू हो चुकी है
लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने कामकाज कर रहे हैं। ऐसे में जो पॉजिटिव केसेस हैं वो भी कहीं न कहीं बाहर है। ऐसे में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से बिल्कुल सौरभ, इस समय जो है वो लोगों को ये समझने की बेहद जरूरत है कि कोरोना गया नहीं है। जो आंकड़े देश से पॉजिटिव मरीजों के और मौत के सामने आ रहे हैं, ना तो मौतें होनी रुकी है, ना पॉजिटिव होने का सिलसिला रुका है। प्रदेश के स्तर पर कहा जा सकता है कि सरकार की कोशिशें रंग लाई है, आम आदमी की सजगता रंग लाई है। यहां पर आंकड़े जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश देश के बाहर नहीं है, देश के संपर्क में हमेशा रहेगा, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सचिन पायलट के हालिया बयान के बाद सूबे की सियासत गरमाने लगी है। इस बीच गहलोत खेमा ने एक बेहद संतुलित और सदी हुई चाल चली, जिसकी काट खोजे नहीं मिल रही। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेरी समझ में देश में एक नंबर पर राजस्थान है। इस परिस्थिति में फिलहाल ये सत्ता संघर्ष नहीं करना चाहिए, कुछ दिन अपने को रुक जाना चाहिए, आदमी को संतुष्टि होती है। सूबे के मुखिया के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ कर रहे ये वही कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा हैं, जो पिछले साल तक सचिन पायलट के सिपाह सालार हुआ करते थे। लेकिन अब शर्मा जी के बोल बदल गए हैं। शर्मा जी की ये बदले बोल पायलट खेमे को दो टूक जवाब दे रहे हैं। मरुद्रा में सीएम गहलोत से बड़ा कोई जादूगर नहीं है, इसलिए अपनी नाकाम हसरतों पर लगाम लगाइए। एक कहावत है कि मारी सीते सोगड़ा रुता है फड़ो, समय पर अपने आप सारा पटाचे हो जाएगा। अब कहावत है कि एक नार 100 बीमार, उसी प्रकार यहाँ पर पार्टी में 9 नार है, 25 बीमार हैं। अब इस बोल के पीछे का खेल समझिए। दरअसल सचिन पायलट के बगावती बोल के बाद एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी की चिंगारी को हवा लग गई। पार्टी के भीतर सियासत गरमाने लगी है। पायलट खेमे में दिख रही हलचल के बीच सीएम अशोक गहलोत का खेमा न सिर्फ सतर्क है, बल्कि सुनियोजित तरीके से जवाब भी दे रहा है। बीएसपी से आए कांग्रेस विधायकों की जुबान से पायलट खेमे को माकूल जवाब दिया जा रहा है। आज जरूरत है असली और नकली की, कि कौन खराब समय में आपके साथ रहा, कौन खराब समय में आपके खिलाफ रहा, कौन पार्टी का सच्चा सिपाही है और कौन पार्टी का वफादार नहीं है। उस सब चीज को पहचानने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने सरकार को अस्थिर करने का काम किया, जिस सरकार को स्थिर करने के लिए हम लोग आए हैं, उस सरकार को अस्थिर करने का जिन लोगों ने काम किया, वो लोग बार बार दबाव बना रहे हैं। किस हक से वो लोग हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं और हाईकमान किस हक से उनकी बात सुन रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि सोची समझी रणनीति के तहत समर्थक विधायकों से बयान दिलवाए जा रहे हैं, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी पायलट खेमा पस्त भी हो जाए और गहलोत खेमे पर आरोप भी न लगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में चल रही सियासी बयानबाजी को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यह समय बयानबाजी का नहीं है। फिर भी किसी को नाराजगी है तो मीडिया में बयानबाजी करने से अच्छा है कि वो सीधे सीएम से बात करे। बात करने से नाराजगी दूर हो जाएगी। के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की जंग लड़ने का वक्त है। ये वक्त सियासी बयानबाजी का है ही नहीं। हमें यदि सियासी बयानबाजी करनी है तो हम सबको इस वक्त कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अब ये लॉकडाउन खुला है और आधा अधूरा लॉकडाउन खुला है, पूरा लॉकडाउन खुले, जिंदगी पटरी पर लौटे, ये सब काम करने का वक्त सरकार का है। यदि अलग अलग सबके विधायकों के क्षेत्र में कहां पर दिक्कत है, क्या क्या समस्या, उन समस्याओं के समाधान का वक्त है। और इस वक्त हम सबको मिलकर कलेक्टिवली सरकार में बैठकर कहीं कोई हमें दिक्कत है तो हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करें, मंत्रियों से बात करें, अधिकारियों से बात करें। एक एमएलए भी अपने आप में एक बहुत पावरफुल होता है। अब जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, कब होगा, कैसे होगा, ये सब तय करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मेरा ये मानना है। फिर भी यदि किसी को कोई राय देनी है तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी को फोन करना चाहिए। वीसी पर उन्होंने कहा है कि मैं वीसी से हर विधायक से जुड़ा रहूंगा, तो वो वीडियो कॉल कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी को और उनको बतानी चाहिए। मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं, यदि मेरी कोई नाराजगी होगी तो मैं वीडियो कॉल करूंगा, उनसे बात करूंगा। और नेता होता है वो नाराजगी दूर भी करता है। नेता से नाराज होने का सबको हक है, क्योंकि जो सबसे ऊपर जो होता है उससे लोग नाराज भी हो जाते हैं, राजी भी हो जाते हैं एक दिन में। क्योंकि यदि कहीं बात है तो आपको उनसे डिमांड करनी चाहिए।
अजय माकन जी से डिमांड करनी चाहिए, अपनी बात पार्टी के फोरम पर कहनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अब ये बयानबाजी जो हम अखबारों में कर रहे हैं, ये रोककर हमें मुख्यमंत्री के स्तर पर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के स्तर पर करनी चाहिए। प्रदेश में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। खबर है कि पायलट को आलाकमान की तरफ से बड़ा ऑफर मिला है। क्या पायलट महासचिव बनेंगे? आखिर क्या कहकर जयपुर लौटे हैं सचिन पायलट? इस पर पायलट का कोई जवाब सामने नहीं आया है। राजस्थान कांग्रेस में बगावत पार्ट 2 से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने बागी तेवर अपनाए हुए सचिन पायलट के सामने एक ऐसा ऑफर रखा है जिसके बाद राजस्थान की सरकार में बदलाव हो सकता है। यानी ये ऑफर सचिन पायलट को मनाने के लिए है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि इसके बाद राजस्थान की सियासत में मचा तूफान खत्म हो जाएगा, क्योंकि सचिन पायलट के सामने जो ऑफर रखा गया है उस पर अंतिम फैसला होने तक कुछ भी हो सकता है। राजस्थान में सरकार और संगठन को लेकर जारी सियासी संकट को रोकने के लिए कांग्रेस ने सचिन पायलट को फाइनल ऑफर दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक नाराज पायलट को मनाने के लिए उनके समर्थकों को राजस्थान सरकार में जगह दी जाएगी। वहीं पायलट को भी 2 अहम पदों का ऑफर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी राजस्थान कैबिनेट में 3 मंत्री पद देने के लिए राजी है, जबकि सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के लिए 5 से 6 मंत्रियों की मांग की थी। साथ ही सचिन पायलट को महासचिव बनाने का ऑफर दिया गया है। महासचिव के साथ पायलट को किसी राज्य का प्रभारी बनाने के लिए भी पार्टी तैयार है। राजस्थान कैबिनेट में 3 मंत्री पद के साथ अपने लिए महासचिव और राज्य का प्रभारी बनाने का ऑफर मिलने के बाद 6 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले पायलट कांग्रेस आलाकमान से मिले बिना राजस्थान वापस लौट गए। खबर है कि सचिन पायलट अपने गुट के विधायकों के लिए 5 से 6 मंत्री पद चाहते हैं, जबकि आलाकमान 3 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। इसके पीछे आलाकमान और अशोक गहलोत का तर्क यह है कि सरकार बचाने के लिए जो 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए थे और 10 से 12 निर्दलीय समर्थन कर रहे हैं, उनको भी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देनी है ताकि सत्ता का संतुलन और समीकरण बना रहे। ऐसे में सचिन पायलट के समर्थक 3 से ज्यादा विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा बोर्ड और निगम के चेयरमैन का पद भी एक बड़ी पेंच है, जिसमें सचिन पायलट आधे की हिस्सेदारी चाहते हैं, जबकि अशोक गहलोत इसके लिए कतई तैयार नहीं। कांग्रेस आलाकमान की कोशिश ये है कि पार्टी और सरकार दोनों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। इसीलिए खबर है कि पायलट गुट की नाराजगी दूर करने के लिए 3 मंत्री पद के अलावा निगम और बोर्ड में सचिन समर्थक विधायकों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। निगम और बोर्ड में कोई संख्या तय नहीं की जा सकती। हालांकि सचिन पायलट राजस्थान में निगम और बोर्ड के खाली पड़े लगभग 40 पदों में से आधे या कम से कम 15 पर अपने लोगों की नियुक्ति चाहते हैं, लेकिन इसके लिए न तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तैयार हैं और न ही पार्टी। कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि फिर भी पायलट के कुछ समर्थकों को निगम और बोर्ड में जगह जरूर दी जाएगी, लेकिन कितने पद पायलट समर्थकों के हिस्से में जाएंगे ये अभी तय नहीं है। वहीं राजस्थान में जारी इस सियासी घमासान को लेकर पायलट गुट के विधायक और विपक्ष दोनों सवाल उठा रहे हैं। हमारे कलयुग के आज के भगवान अशोक गहलोत जी हैं राजस्थान के। हमारी डिमांड है और हमारी आस्था है कांग्रेस में, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हित में बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विपक्ष में नहीं बात कर रहे। अब तो कम से कम सरकार और सरकार के मुखिया को इस बात का सेल्फ रियलाइजेशन हो गया होगा कि जो है दोष भारतीय जनता पार्टी में नहीं, उनकी खुद की नीति, व्यवहार और आचरण में, जिसके कारण से इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। सचिन पायलट को जो ऑफर पार्टी की ओर से मिला है, अगर वो उस पर राजी हो जाते हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। लेकिन आलाकमान ने इस बार साफ कर दिया है कि फिलहाल राजस्थान में अशोक गहलोत ही पार्टी के नंबर 1 नेता हैं। सचिन पायलट राजस्थान में पार्टी का भविष्य हैं, इसलिए वर्तमान और भविष्य दोनों को समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा। राजस्थान की सियासत में वर्चस्व की लड़ाई का यह दूसरा दौर है, लेकिन इस बार हालात एकदम अलग हैं। पिछली बार सचिन पायलट के पास समर्थक विधायकों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए आलाकमान भी दबाव में था। इस बार न सिर्फ उनके समर्थक विधायकों की संख्या कम हुई है, बल्कि सचिन पायलट के कुछ समर्थक विधायक तो पाला बदलकर अशोक गहलोत के खेमे में चले गए हैं। यही वजह है कि मौका देखकर अशोक गहलोत ने बीएसपी के विधायकों को आगे कर दिया, जो सचिन पायलट पर लगातार हमला कर रहे हैं। सचिन पायलट की ताकत कमजोर हुई है और यही वजह है कि आलाकमान से फाइनल ऑफर मिलने के बाद पशुपेश में पड़े सचिन बिना कुछ बोले ही जयपुर रवाना हो गए। आज से अनलॉक हुई जयपुर मेट्रो फिर से शुरू हो गई है। नई गाइडलाइन के बाद संचालन का फैसला हुआ। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा गया। सुबह 6:20 से शाम 4:30 बजे तक ये मेट्रो चलेगी। हर 10 मिनट के अंतराल से मेट्रो चलेगी। रविवार को मेट्रो बंद रहेगी।
चुकी है। राजधानी जयपुर की मेट्रो का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के अंदर चांदपोल मेट्रो स्टेशन पर यह मेट्रो पहुंची है अपने यात्रियों को लेकर के। हालांकि पहले दिन यात्री बाहर काफी कम नजर आ रहा है, लेकिन लोग जागरूक नजर आ रहे हैं मेट्रो को लेकर के, और लोगों को इंतजार था मेट्रो के शुरू होने का। वो इंतजार आज खत्म हो चुका है। कोरोना के चलते ये मेट्रो जो है वो रुकी हुई थी, थमी हुई थी। आपको यात्री नजर आ रहे हैं, देखिए उतरते हुए। कुछ यात्री आपको ट्रेन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी जो ट्रेन आपको नजर आएगी, ट्रेन जो है वो खाली नजर आ रही है। ट्रेन के अंदर अभी यात्री कम है, जो यात्री भार है वो बेहद कम यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे हम अंदर की, कि यात्री भार देखिए बेहद कम है यहाँ पर, यात्री जो है बेहद कम है, और जो स्टाफ है वो तमाम लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन पूरी तरह से कराया जाए। कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पालना पूरी तरह से कराई जाए, और उसी की कोशिश में जो जयपुर मेट्रो का प्रशासन है वो लगातार जुटा हुआ है। ये जयपुर मेट्रो की रेल है जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था। ये इंतजार आज लोगों का समाप्त हो गया है, और मेट्रो के अनलॉक होने से शहर के अंदर जो भीतरी यातायात का जो भार होता है, जो लोगों को इंतजार रहता है कम कीमत में वातानुकूलित सफर का, वो सफर फिर से आज कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए शुरू कर दिया गया है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, चांदपोल मेट्रो स्टेशन, जयपुर। राजधानी जयपुर में मेट्रो का सफर आज से फिर से शुरू हो चुका है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं जो इस वक्त मेट्रो का सफर करके यहाँ पर पहुंचे हैं। आपसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मंगली देवी। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? मानसरोवर। अच्छा, मेट्रो का सफर आज से शुरू हुआ है, कितना सुविधाजनक सफर है ये? अच्छा, आप बताइए भैया, मेट्रो का इंतजार था कोरोना में? नहीं, हाँ बहुत था। अच्छा, बहुत इंतजार था? हाँ सर, बहुत क्या कहना चाहोगे, आज से फिर से मेट्रो की यात्रा शुरू हुई है? अच्छा लग रहा है पहले जैसा माहौल देख के। अच्छा, वापस अनलॉक हो रहा है। आप बताइए भैया, मेट्रो आज से फिर से शुरू हो गई? काफी इंतजार के बाद हम मेट्रो का इंतजार कर रहे थे कब से मेट्रो शुरू हो, और धीरे धीरे पटरी पे आए सब व्यवस्था। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और ऐसे ही बना रहे, और धन्यवाद। चलिए, आप बताइए बाबूजी, मेट्रो का सफर क्यों करते हैं आप? आराम के लिए साहब। सस्ता सफर? सस्ता सर। अच्छा, क्या इंतजार था क्या कोरोना में आपको मेट्रो के सफर का? था साहब, बिल्कुल। अच्छा, था आपको। और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए आंटी जी, आपको भी इंतजार था मेट्रो के सफर का? हाँ, इंतजार तो था ही। अच्छा है, मतलब चल गई तो ठीक है। वही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए, और तो क्या है, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए आंटी जी, आप सफर करके आ रहे हैं मेट्रो का, कितना सुविधाजनक सफर है? कोरोना में सफर बंद हो गया था। बहुत सुविधाजनक है हमारे लिए, तो जो लोकल आदमी है उनके लिए बहुत अच्छा है ये। लोकल लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये मारी मेट्रो, जयपुर की मेट्रो आपको नजर आ रही है, जो इस वक्त चांदपोल से मानसरोवर की ओर जाती हुई नजर आ रही है। आपको ट्रेन में यात्री जरूर कम नजर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं उनका हौसला है, वो लोग चाहते हैं कि मेट्रो का सफर शुरू हुआ है, धीरे धीरे जो जनजीवन है वो भी पटरी पर आए, और तमाम लोग चाहते हैं कि कोरोना की गाइडलाइन की पालना भी हो, जो कि जयपुर मेट्रो रेलवे प्रशासन भी कराने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज